बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। आवाज़ से आपको पता चल ही रहा होगा व्यूअर्स के, और बल्कि इंटरेस्टिंग बात यह कि आज आवाज़ से रिलेटेड ही हमारा प्रोग्राम होना है और आवाज़ बैठी हुई है। बट एज़ यू नो, लाहौर का वेदर जनरली सर्दी बहुत ज़्यादा है और ज़रा सा बंदा कोई चीज़ खा ले ऐसी जिससे मतलब जिसमें खटास हो या ज़रा ठंडी चीज़ हो तो एक सेकंड में आपका गला पकड़ा जाता है। सो यहाँ पे एक पब्लिक सर्विस मैसेज भी दूंगी कि प्लीज़ अपना ख्याल रखें, थोड़ा सा अपने गले को भी मद्देनज़र रखें। जहाँ पे हम गर्म कपड़े पहनते हैं वहाँ जो चीज़ें कंज्यूम करें बहुत ज़्यादा ठंडी ना हो। सो गुज़रते वक्त की बात करना चाहूँगी व्यूअर्स। गुज़रते वक्त में के साथ साथ चेहरे भी बदलते हैं, एटीट्यूड्स भी बदलते हैं, चीज़ें भी बदलती हैं। जब मैं छोटी थी, अगर मैं वेस्ट की बात करूँ, एक्चुअली बड़े होते हुए मैंने ज़्यादा जो है वो अंग्रेज़ी गाने सुने, कम उर्दू या पाकिस्तानी। इट वॉज जस्ट वन ऑफ दोज थिंग्स, क्योंकि घर में जिस किस्म का म्यूज़िक चलता था वैसे ही इंसान सुनता था। सो आई रिमेंबर जब छोटी होती थी तो माइकल जैक्सन, मडोना, बॉन जोवी, ये वाले अंग्रेज़ी के आर्टिस्ट बड़े इन थे। अगर लोकल की बात करूँ तो जुनून बैंड बड़ा इन था। सजाद अली वॉज वेरी वेरी पॉपुलर एट दैट टाइम। उस वक्त जुनैद जमशेद जो हैं एज अ सिंगर गा रहे थे, उस वक्त वो स्कॉलर नहीं बने थे। तो बात ये है कि उस वक्त और इस वक्त में बड़े चेंजेस हैं। अगर इन्हीं लोगों के मैं नाम भी लूँ अपने बच्चों के सामने तो शायद वो उनको जानते नहीं होंगे या शायद कभी कहीं नाम सुना होगा। लेकिन हमसे अगर उस वक्त उन लोगों के बारे में पूछा जाता तो मैं शायद आपको हज़ारों चीज़ें उनके बारे में बता सकती कि बच्चे कितने हैं, एज क्या है, कहाँ पे रहते हैं, कौन से जॉनरा, कौन सा म्यूज़िक को सुनते हैं। सो वक्त के साथ बहुत सी चीज़ें चेंज करती हैं, इवॉल्व करती हैं, ग्रो करती हैं। सो एज़ यू नो, क्योंकि वक्त के साथ चेंजेस आते हैं तो इंसान अपने आप को भी चेंज करता है। आपकी नीड्स, आपकी डिज़ायर्स, आपकी रिक्वायरमेंट्स भी चेंज करती हैं। आज एक्चुअली हम एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं। कल ऑफ कोर्स एज़ यू नो इट वाज ब्लैक डे, APS को हमने कल ट्रिब्यूट पेश किया। इस वजह से हमने कल अपने सिलसिले को शुरू नहीं किया, मगर आज से हम एक ट्रिब्यूट का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। आप जानते हैं कि बहुत से नए सिंगर्स, बहुत से नए आर्टिस्ट इंडस्ट्री में आए, लेकिन जो हमारे लेजेंड सिंगर्स थे, जैसे कि मैडम नूर जहान हो गई, ज़ुबैदा खानम हो गई, माला जी हो गई, माला बेगम हो गई, नसीम बेगम हो गई, मलिका तरन्नुम मैडम, नूर जहां साहिबा हो गई, देन नुसरत फ़तेह अली खान साहब हो गए, मेहदी हसन हो गए। ये हमारे ग्रेट लेजेंड आर्टिस्ट हैं। हमने सोचा कि क्यों नहीं हम ऐसे आर्टिस्ट को, ऐसे लेजेंड्स को ट्रिब्यूट पेश करें जो आज भी पॉपुलर हैं, लेकिन शायद पॉपुलैरिटी में इसलिए कमी आ गई है क्योंकि यंग एंड न्यू एंड हिप लोग आ गए हैं। तो एक रिमाइंडर के तौर पे, अब आजकल तो लोग बीट और नए नए फास्ट पेस म्यूज़िक में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। जो अल्फाज होते हैं, जो लिरिक्स होते हैं, उस पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जाती। एक ही लिरिक्स बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। लेकिन पुरानी आवाज़ों में जिनको हम ओल्ड इज़ गोल्ड भी कहते हैं, उनका अल्फाज की अदायगी, गाने के लिरिक्स, म्यूज़िक कॉम्पोजिशन, म्यूज़िशंस जो उसमें परफॉर्म करते थे, एक पूरी ऑर्केस्ट्रा होती थी, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती थी। उस ज़माने का म्यूज़िक जो होता था वो प्योर म्यूज़िक होता था, जिसको अगर हम कहें कि वो म्यूज़िक जिससे इंसान एक दफ़ा सीख ले तो फिर सारी ज़िंदगी किसी भी जॉनरा में परफॉर्म कर सकता है। पुरानी चीज़ों को भुला देना मेरे ख़्याल से एक बहुत गलत बात है, बल्कि हमें पुराने लोगों की और पुरानी चीज़ों की कदर करनी चाहिए, उनको याद रखना चाहिए। तो जो आवाज़ें, जो लोग, जो ब्रिलियंट आर्टिस्ट अब हमारे साथ नहीं हैं, आज से हम उनको ट्रिब्यूट का एक सिलसिला आगे लेके चलेंगे। आज भी हमने एक बहुत ग्रेट आर्टिस्ट को ट्रिब्यूट पेश करना है। वो कौन है, उनसे रिलेटेड भी थोड़ी देर में मैं आपसे बात करूंगी। लेकिन जहाँ पे हम एक कोशिश, एक काविश आगे लेके चले हैं, जो हमेशा से पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क का एक सिलसिला रहा है, एक तो नए आर्टिस्ट को लॉन्च कराना और फिर नए आर्टिस्ट को लॉन्च करके उनको प्रमोट करना, और उनको प्रमोट करने के साथ साथ जब वो इस दुनिया में ना रहें या सीनियर्स हो जाएं तो फिर उनको ट्रिब्यूट पेश करना। मैंने प्राइवेट सेक्टर में ये नहीं देखा। मैंने प्राइवेट सेक्टर में बहुत काम किया है, एज़ यू नो व्यूअर्स, एंड एज एन एक्टर अभी भी बहुत काम करती हूँ। पुराने लोगों को तो आपने नोटिस किया होगा कि अवार्ड सेरेमोनीज़ पे बुलाया तक नहीं जाता। सीनियर आर्टिस्ट जिनका राइट बनता है कि वो सबसे फ्रंट रो में अवार्ड सेरेमोनीज़ में बैठे, उनको इनविटेशन तक नहीं जाता।
और यंग लोग जो आजकल टिकटॉक पे पॉपुलर हैं या इंस्टाग्राम पे पॉपुलर हैं या एज एक्टर्स बहुत हिट हुए हैं, चाहे वो 22, 23, 24 साल के भी हों, उनको आगे बिठा दिया जाता है। सो मुझे हमेशा से ये बात बहुत बुरी लगी, हमेशा से इस बात पे बहुत अफसोस हुआ कि भाई जो लोग अपने लेजेंड्स को ट्रिब्यूट नहीं पेश करते, जो लोग अपने, और हाँ कुछ ऐसे अवार्ड सेरेमोनीज़ हैं जो लेजेंड्स को, एक किसी लेजेंड को पिक कर लेते हैं ट्रिब्यूट देने के लिए, लेकिन उसमें भी लेजेंड से ज़्यादा जो आर्टिस्ट उनको ट्रिब्यूट पेश कर रहा होता है उनको फोकस में लाया जाता है। सो अपने ग्रेट आर्टिस्ट को, अपने लेजेंड्स को ट्रिब्यूट पेश करना, उनको उनकी ड्यू रिस्पेक्ट देना, उनको वैल्यू देना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। देखें, हमारे घर के बुज़ुर्ग भी जब बड़े हो जाते हैं तो उनकी कदर ज़्यादा करनी चाहिए या उनको इग्नोर करना चाहिए और उनको इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए। यही वाली बात हमें अपने आर्टिस्ट को अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि आर्टिस्ट हम लोगों के घरों की, हमारी ज़िंदगियों की, हमारी फैमिलीज़ का हिस्सा हैं। हम उनको सुनते हुए बड़े होते हैं, उनको एंजॉय करते हैं, उनसे एंटरटेनमेंट लेते हैं, दुखों में वो हमारा सहारा बनते हैं। आप अगर वॉर्स में देखें, हमारी जो जंगें हुई दोनों, उन दोनों जंगों के अंदर मतलब मलिका तरन्नुम, मैडम नूरजहां साहिबा, मेहदी हसन साहब, हमारे ये जो ग्रेट आर्टिस्ट हैं, उनकी कितनी मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। उन्होंने उस वक्त जब अपनी आर्म्ड फोर्सेस को सपोर्ट करने के लिए या मोटिवेट करने के लिए गाया, तो उन्होंने उसके लिए किसी पैसे के लिए, किसी मुआवजे के लिए तो नहीं किया, इसलिए किया क्योंकि वो कंट्रीब्यूट कर रहे थे अपने टैलेंट से अपने नेशन को। सो क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि ऐसे ग्रेट पर्सनालिटीज़ को हम याद करें और उनको ट्रिब्यूट पेश करें, और सिर्फ किसी डेथ एनिवर्सरी या किसी सालगिरह पे या किसी ओकेजन पे नहीं, बल्कि कॉन्स्टेंटली उनको अपनी मेमोरीज़ को और अपनी यादों का हिस्सा बनाएं। आइए व्यूअर्स, किचन की तरफ भी बढ़ते हैं। 042992000648 पे कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। शेफ़ माहम तनवीर हमारे साथ हैं और आज माहम से हम फिर गर्मियों की सौगात नहीं, हलवे नहीं बना रहे। एक्चुअली गर्मियों की सौगात सबसे पहले तो सूप होनी चाहिए और उसके साथ एपेटाइजर्स होने चाहिए, क्योंकि सूप जो है वो आपको टकोर भी देता है, आपको एनर्जी भी देता है और एक कंप्लीट मील है। आप एक अच्छा सूप और उसके साथ एपेटाइज़र बना लें तो आपको खाने में और कोई एक्स्ट्रा चीज़ बनाने की ज़रूरत भी नहीं होती, और रात के खाने में स्पेशली ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है, बच्चों के लिए भी, बुज़ुर्गों के लिए भी, सब घर वालों के लिए। अस्सलाम वालेकुम माहम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। माहम, ये बताओ कि आज हम बात कर रहे हैं लेजेंड्स को ट्रिब्यूट पेश करने की, अपने उन बड़ों को याद करने की जो डिज़र्व करते हैं कि उनको याद किया जाए और उनकी मेमोरीज़ को ताज़ा किया जाए। बिल्कुल, वो डिज़र्व करते हैं। स्पेशली ये जो आपने बात की है कि आजकल के जितनी भी जनरेशन है उनको पता ही नहीं है कि अपने लेजेंड्स के जितने भी प्रीवियस सॉन्ग्स हैं, स्पेशली आजकल हम सिर्फ ट्रेंडिंग सॉन्ग जो है वो, जैसे अब टिकटॉक की भी बात की आपने, जैसे टिकटॉक ओपन करे हर उस पर सिर्फ बीट्स चल रही हैं, इंडियन के सॉन्ग चल रहे हैं, पाकिस्तान की जितने भी लेजेंड्स हैं उनको हमने इतना, यानी वो नज़र में ही नहीं है हमारे, तो हमें इनको बहुत ज़्यादा याद कर, स्पेशली ये डेज उनके लिए जैसे कि आपकी जनरेशन जो है, बिकॉज यू आर वेरी यंग, आज जिस हस्ती को हम, जिस पर्सनैलिटी को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, मैं भी रिवील करूँगी आपके इस पोर्शन के बाद। अब आपने उनका नाम ज़रूर सुना होगा लेकिन आपने उनके गाने नहीं सुने। बिल्कुल ऐसे ही है, स्पेशली रिपीट पे तो बिल्कुल भी नहीं सुनते। तो वही चीज़ है ना, एट द एंड ऑफ द डे हम शोज़ करेंगे, उनको ट्रिब्यूट पेश करेंगे। देखिए, सिर्फ उनकी कंट्रीब्यूशन नहीं है, उनके पूरे पूरे ख़ानदानों की कंट्रीब्यूशंस होती हैं, क्योंकि एक आर्टिस्ट जब अपने आप को अपने मुल्क को डेडिकेट कर देता है तो अपने घर वालों का भी नहीं रहता, बिल्कुल वो तो आवाम का हो जाता है। और फिर जब ऐसे आर्टिस्ट को हम याद नहीं करते हैं तो उनके फैमिली वाले भी सोचते होंगे कि यार सारी ज़िंदगी इस मुल्क को दे दी और इस मुल्क ने ही नहीं उनको याद रखा। सो एज अ स्टेट चैनल हम तो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। लेकिन जान, आप क्या बना रहे हो आज किचन में? आज हम बना रहे हैं क्रीमी सूप एंड देन उसके साथ हम ब्रेड पिज़्ज़ाज पैकेट्स बनाएंगे, उसमें हम वेजिटेबल्स एंड चिकन, चीज़ इसके फिलिंग करेंगे। सो बेसिकली कंप्लीट मील, क्रीम ऑफ चिकन सूप जो है आज तय बनाया जाएगा, और ब्रेड पॉकेट्स, पिज़्ज़ा ब्रेड पॉकेट्स। जी बेटा, तो रेसिपीज़ प्लीज़ शेयर करें। क्रीमी चिकन सूप के लिए चाहिए हमें चिकन 500 ग्राम, प्याज 1 अदद, गाजर 1/4 कप, लहसुन 2 चवे, चिकन क्यूब 1 अदद, पानी 1 लीटर, क्रीम 1 कप, दूध 1 कप, मक्खन 2 खाने के चम्मच, लहसुन आधा खाने का चम्मच, प्याज हाफ कप, गाजर हाफ कप, मटर हाफ कप, आटा 3 to 4 खाने का चम्मच, पानी 1 कप, नमक आधा खाने का चम्मच, काली मिर्च आधा खाने का चम्मच, पार्सले 1 चाय का चम्मच। हमें
सिंपल एक पैन के अंदर बटर को सॉटे करके उसके अंदर जो प्याज है उसको फाइन चॉप करके उसको स्लाइटली सा जो है हमने उसको सॉटे कर लेना है। देन अपना चिकन क्यूब कट करके उसको डालना है, उसको हाफ एंड 2 to 3 मिनट्स के लिए हमने उसको हाई फ्लेम पे कुक करना है। फिर उसके अंदर हमने मैदा डालना, मैदा इतना कुक करना है कि वो जले ना। देन उसके अंदर हमने अपना स्टॉक डालना है, स्टॉक हमने प्रेप कर लेना है। थोड़ी सी बॉन्स लेके, हाफ कप बॉन्स लेके उसमें पानी 1 लीटर ऐड करके उसमें गाजर, मटर और ब्लैक पेपर, साबुत डली हुई नमक डाल के उसका हमने स्टॉक बना के देन वो स्टॉक प्रिपेयर हुआ उसके अंदर डाल के उसको हमने हल्का सा ब्लेंड कर लेना। ब्लेंड करने के बाद उसको हमने 18 से 20 मिनट के लिए पकने देना है। फिर उसके अंदर हमने हाफ कप जो है वो क्रीम ऐड करनी है। देन हमने उसमें सॉल्ट, पेपर और हल्की सी इटालियन सीजनिंग या जो हमारे पास पार्सले है वो ऐड करके हमने जो है फ्लेम ऑफ कर देनी है। और इसके साथ हम क्रोटॉन्स के साथ हम इसको सर्व करेंगे। क्रोटॉन्स सिंपल जो है हमारे पास ब्रेड है, ब्रेड स्लाइसेस को हमने क्यूब शेप में कट करके हमने पैन के अंदर थोड़ा सा बटर डाल के उसको गार्लिक डाल के सोटे करके हमने क्रोटॉन ये क्यूब कट किए हुए ब्रेड डाल के हाई फ्लेम पे उसको कुक कर लेना। ये आपके क्रोटॉन्स रेडी हो जाएंगे। हल्का सा पार्सले डाल के इसके साथ सूप के साथ हम इसको सर्व कर देंगे। देन हम आ रहे हैं अपने ब्रेड पिज़्ज़ा बाइट्स कि अगर आप ये वाला जैसे कि साथ में पिज़्ज़ा पॉकेट्स बना रहे हैं क्योंकि उसमें भी ब्रेड है, Yes. तो आपको इस केस में फिर क्रूटॉन्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम तो आपको 2 कंप्लीट चीज़ें बता रहे हैं। लेकिन अगर आपने सूप पीना है, साथ में आप पिज़्ज़ा ब्रेड पॉकेट्स बना रहे हैं, तो फिर आप ब्रेड पॉकेट्स और सूप सर्व करें, क्रूटॉन्स ना डालें, वो एक्स्ट्रा ब्रेड की ज़रूरत नहीं होती। बट अगर सूप बना रहे हैं और जस्ट सूप रात को पीना है, उसमें क्रूटॉन्स डाल लें ताकि पेट भर जाए। पिज़्ज़ा बाइट्स के लिए चाहिए हमें डबल रोटी 8 से 9 स्लाइस, मुर्गी का गोश्त चाहिए 1 कप, शिमला मिर्च चाहिए 1 कप, कॉर्न्स चाहिए 1 कप, प्याज चाहिए 1 कप, नमक हस्बे जायका, धरा मिर्च 1 चाय का खाने का चम्मच, जैतून आधा कप, ऑरिगेनो 1 चाय का चम्मच, पिज़्ज़ा सॉस हस्बे ज़रूरत। हमने शिमला मिर्च को और प्याज को हल्का सा चॉप करके उसके अंदर हमने कॉर्न्स डालने हैं, ऑलिव्स डालने हैं, उसमें हमने पिज़्ज़ा सॉस डालनी है, ऑरिगेनो डालना है, स्लाइटली सा नमक डाल के हमने उसके अच्छे से सॉस को मिक्स करके जो ब्रेड से उसके साइड्स को कट करके हमने जो अंडे को बीट करना है, बीट करके हमने वो जो फिलिंग बनाई है उसको ब्रेड के अंदर स्प्रेड करके साइड्स पे हमने अंडे को कोट कर देना। देन उसकी अच्छे से बाइंडिंग हो जाएगी। फिर हमने अंडे को मिक्स करके उसके अंदर कोट करना है और ब्रेड क्रम्स के अंदर कोट करके उसको हमने डीप फ्राई कर लेना है। उसको सिंपल ये जो है आप केचप के साथ सर्व कर सकते हैं और सूप के साथ अगर आपने खाना है तो वेल एंड गुड। अमेजिंग। तो आज व्यूअर्स हम म्यूज़िक भी इंजॉय करेंगे और साथ साथ सूप भी पियेंगे और आप लोग भी। बाय द वे ब्रेकफास्ट में भी आप सूप पी सकते हैं। जिन लोगों को मेरी तरह सुबह थ्रोट की इशू होता है, नाश्ते में आप सूप भी ले सकते हैं। इट्स अ वेरी न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट। अच्छा, अब हमें एक पर्सनालिटी को ट्रिब्यूट पेश करना है जिनकी आज डेथ एनिवर्सरी है। कमाल अहमद रिजवी साहब को आज हम याद कर रहे हैं। बेहतरीन टीवी एक्टर और प्ले राइट। 1 मई 1930 को आप पैदा हुए। नहायत ही नफीस और ब्रिलियंट पर्सनालिटी। 1958 में थिएटर से आपने अपने करियर का आगाज़ किया। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर के लाहौर स्टूडियो के क़याम के बाद आपका प्रोजेक्ट अलिफ नून शुरू हुआ। अलिफ नून पीटीवी के मशहूर प्रोग्राम्स में से एक है और अगर आप बात करें तो 20 से ज़्यादा ड्रामे आपने लिखे और डायरेक्ट भी किए। आपके मशहूर ड्रामों में चोर मचाए शोर, आधी बात, साहब बीबी गुलाम जैसे ड्रामे शामिल हैं। आपका इंतकाल 17 दिसंबर 2015 को हुआ कराची में। दुआ है कि अल्लाह पाक आपके दर्जात को बुलंद फरमाए। व्हाट अ ग्रेट मैन, व्हाट अ ग्रेट पर्सनैलिटी। आज हम किस पर्सनैलिटी को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में, उनसे रिलेटेड पैकेज देख के हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ये ज़रूर शेयर करूंगी कि एक बेहतरीन प्लेबैक फिल्म की प्लेबैक सिंगर 1935 में आप पैदा हुई। छोटी सी उम्र में आपने लाहौर रेडियो स्टेशन, जो हमारे लाहौर पीटीवी स्टेशन के बिल्कुल बाजू में है, 50s और 60s के दौर में 250 से ज़्यादा आपने मिली नगमे गाए। उर्दू एंड पंजाबी दोनों ज़बानों में आपने फिल्मी गीत गाए। आज हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं टू द ग्रेट, द एब्सोल्युटली ब्रिलियंट ज़ुबैदा खानम साहिबा।
मेरी चुन्नी दिया रेशमी तंदा, मेरी चुन्नी दिया रेशमी तंदा, मेरी चुन्नी दिया रेशमी तंदा, मेरी चुन्नी दिया रेशमी तंदा। वे मैं कुट कुट देनिया गंडा के चन्ना तेरी याद ना भुले, वे तेरी याद ना भुले। मेरे सामान आवी जावी, मेरे सामान आवी जावी, मेरी पलकां दे लाज निभावे के अखियां चो नीर ना डुले, वे तेरी याद ना भुले। मेरी चुन्नी दिया रेशमी तंदा। खाली करके प्यार दी चोली, ना मैं रोई ना मैं बोली, ना मैं रोई ना मैं बोली। मेरा हो गया दर्द सवाया, मेरा हो गया दर्द सवाया। वे मैं फिर भी जग तो लुकाया कि दिल वाला पेट ना खुले, वे तेरी याद ना भूले। मेरी चुन्नी दिया रेशमी तंदा। मिले विछोड़े प्यार दे बदले, फूक दिया मैं दिया कजरे। मिले विछोड़े प्यार दे बदले, फूक दिया मैं दिया कजले। मेरा गोरा श्रृंगार रुलाया, मेरा सजरा श्रृंगार रुलाया। मेरे रब नू ख्याल ना आया कि कल्ला कल्ला प्यार ना रुले, वे तेरी याद ना भूले। मेरी चुन्नी दिया रेशमी तंदा। दूर तेरे कोनो हो के रोवा, तेरी नहीं ते किसे दिन होवा, तेरी नहीं ते किसे दिन होवा। मेरा हर सा एक कुरलावे, मेरा हर सा एक कुरलावे। मैनू मौत कदे ना आवे जे मैनू तेरा प्यार भुले, वे तेरी याद ना भुले। मेरी चुन्नी दिया रेशमी तंदा, मेरी चुन्नी दिया रेशमी तंदा। वे मैं कुट कुट देनिया गंडा के चन्ना तेरी याद ना भुले, वे तेरी याद ना भुले। मेरे सामान नाल आवी जावी, मेरे सामान नाल आवी जावी। मेरी पलकां दे लाज निभावे के अखियां चो नीर ना डुले, वे तेरी याद ना भुले। मेरी चुन्नी दिया रेशमी तंदा। क्या बात है, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। एंड एज यू नो व्यूअर्स, हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं टू द ग्रेट, द एब्सोल्युटली ब्रिलियंट ज़ुबैदा खानम साहिबा। खैर, मैं क्या आपको उनके बारे में बताऊंगी। आपने बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में अमन अली को उनको
ट्रिब्यूट पेश करते हुए सुना। एंड देन ऑफ कोर्स अगर हम बात करें अपनी बाकी की टीम की, हमारे ब्रिलियंट म्यूजिशियंस की, जिनके बगैर ट्रिब्यूट्स तो बिल्कुल ही हमारे नामुकम्मल रहते हैं। हमारे साथ नवीद नवाज़ हैं ऑन द कीबोर्ड, मोहम्मद इकबाल हैं ऑन द गिटार, जग्गू खान हैं ऑन द ढोलक, शाहिद महमूद हैं ऑन द तबला एंड गुलाम अब्बास हैं ऑन द ड्रम्स। अस्सलाम वालेकुम। एंड देन ऑफ कोर्स अब मुलाकात करते हैं उस इंसाइक्लोपीडिया से जो हमेशा हमें इतनी इंटरेस्टिंग और यूनिक इन्फॉर्मेशन से प्रोवाइड करता है, क्योंकि इनकी बड़ी प्यारी बात यह है कि बहुत सी चीज़ें देखें गूगल पे जाके तो हर चीज़ आपको मिल जाती है आजकल, लेकिन वो अंदर खाते की कहानियाँ, वो डिटेल्स, वो बारीकियाँ जो मिस हो जाती हैं जब इंसान ट्रिब्यूट पेश करता है, बिकॉज वो होता है ना कि भाई करना है चलो मगरों ला देते हैं व्हाटएवर। बड़े दिल से, बड़े प्यार से पूरी रिसर्च करके आने वाले, और जनरली भी उनके दिमाग में इतनी इन्फॉर्मेशन है, द एब्सोल्युटली ब्रिलियंट होस्ट, एंकर, अगर कहूँ कि रिसर्चर एंड राइटर तो ये बात गलत नहीं होगी, रियाज खान हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम रियाज। वालेकुम अस्सलाम और बहुत सारा शुक्रिया फॉर ऑल दिस लव। रियाज भाई, आपके बगैर हमारे ट्रिब्यूट वीक्स इनकम्प्लीट होते हैं, यू नो दैट। बहुत शुक्रिया। और आप हमारे पीटीवी के इतने बड़े एक एसेट हैं कि हम बड़ा लकी फील करते हैं कि हमारे इन हाउस इतनी ब्रिलियंट एक पर्सनालिटी हमारे बहुत सारा शुक्रिया आपका। एंड देन ऑफ कोर्स द वेरी टैलेंटेड, द वेरी ब्रिलियंट मेरी लाडो रानी। जैसे अमन से बड़ा प्यार है वैसे ही इनसे भी बड़ा प्यार है, बल्कि इससे एक डिफरेंट किस्म का लाड है। ये तो जब मेरा मूड ऑफ होता है तो कहती है मामा का मूड ख़राब है, बाद में बात करूँगी। मेरी बहुत ही प्यारी सी सायरा ताहिर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। म्यूज़िकोलॉजी में इन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, माशाल्लाह गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और मैं चाहूँगी कि रियाज भाई की तरफ तो हम आएंगे, लेकिन आप दोनों जिनको ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगी? सायरा, आई विल स्टार्ट विद यू। मेरे लिए हमेशा से बहुत फ़ख्र की बात रही है जुगन, और पीटीवी का मैं थैंक यू करना चाहूँगी कि मुझे इस काबिल समझा जाता है कि जब भी लेजेंड्स सिंगर को ट्रिब्यूट दिया जाता है तो मुझे बुलाया जाता है। और ज़ुबैदा खानम जी को जो ये ट्रिब्यूट मैं देने जा रही हूँ, ये पहली दफ़ा नहीं है, ये पहली दफ़ा नहीं है। मैं बिल्कुल अपने ऑडियंस के साथ भी शेयर करूँगी और आपके साथ भी कि पहला ट्रिब्यूट मैंने उनको ज़िंदगी में उनकी लाइफ में उनके सामने बैठ के दिया। वो हयात थी उस वक्त माशाल्लाह, और पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स ने वो प्रोग्राम जो है अरेंज किया और उसमें ट्रिब्यूट दिया मैंने, सारा रज़ा और अली अब्बास ने। और ये उनकी ज़िंदगी का एक आखिरी प्रोग्राम था। और उस प्रोग्राम की ये भी डिटेल है कि जब उन्होंने फील्ड छोड़ी तो उस फील्ड में तकरीबन 35 साल के बाद ये प्रोग्राम उन्होंने दोबारा स्क्रीन पे आई और अटेंड किया। और मेरे लिए ये ऑन रिकॉर्डेड बात है, मेरी उनके साथ पिक्चर्स भी हैं कि जब मैंने उनके सामने बैठ के गाया तो उन्होंने मुझे ये एज़ाज़ दिया कि आज तुम्हारी आवाज़ सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी अपनी जवानी की आवाज़ है और तुम वैसे ही उस मासूमियत से और उस प्यार से गा रही हो। तो इट्स अ वेरी ऑनर फॉर मी। और उनके होते हुए मैंने जितना भी उनके सामने बैठ के गाया, मेरे लिए खुश नसीबी से काम नहीं है। अमेजिंग। अमन, यू आर अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट, और आप भी जब भी हम ट्रिब्यूट वीक करते हैं हमेशा आपको एक्चुअली व्यूअर्स, आजकल बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है मुझे कि हमारे यंग आर्टिस्ट में इतने कम यंग आर्टिस्ट हैं जिनकी रेंज इतनी है और जो एक्चुअली सीखे हुए हैं। एक तो ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना, ट्यूनर के पे बैठ के तो हर बंदा गा लेता है, अपनी आवाज़ को तो मैनेज कर लेता है, ट्रिब्यूट की बात आती है तो वो रेंज ही नहीं होती। एंड हम अपने आप को लकी कंसिडर करते हैं कि ये दो ब्रिलियंट यंग लेडीज़ जो हैं ये हमारी पीटीवी की फैमिली का हिस्सा हैं। और ये हमेशा, और अमन के बारे में ये कहूँगी कि जब इसको कहा है कि किसी हमने ग्रेट पर्सनैलिटी को ट्रिब्यूट पेश करना है, इस बच्ची ने कभी नो नहीं की। बड़ी दफ़ा लोग कहते हैं कि सॉरी जी मुझे बुलाना है तो इट्स ओके फॉर मी, मैं खुद एक चीज़ हूँ, मैं क्यों किसी को ट्रिब्यूट। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई है हमारे माशरे में जो पहले नहीं थी। हम लोग तो फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ख़ास तौर पे जब पीटीवी से कॉल आती है ट्रिब्यूट की, कुछ सॉन्ग्स इस तरह के होते हैं जो मैंने पहले कभी सुने नहीं होते, लेकिन उनको फिर बड़े दिल से मैं प्रैक्टिस करती हूँ, उनको याद करती हूँ और बड़ा सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और ज़ुबैदा खानम जी का मुझे वोकल, उनका टोन बहुत पसंद है और मैं तो अपने आप को लकी समझती हूँ कि पीटीवी हमें याद करता है और हम ट्रिब्यूट पेश करते हैं। ये हमारे लिए ऑनर की बात है। वही तो बात है ना, एक दफ़ा बंदा पीटीवी की फैमिली का हिस्सा बन जाता है तो सारी ज़िंदगी के लिए रहता है, और यही सबसे खूबसूरत बात है इस इदारे की। रियाज भाई,
आपसे तो मतलब मैं क्या को पूछूं कि उनके बारे में क्या कहें, क्योंकि आपने ही तो हमें पूरी दास्तान सुनानी है। तो आप जो भी शुरू में कहना चाहते हैं उसके बाद उनकी इब्तदाई ज़िंदगी से स्टार्ट करते हैं। आई वांट कि हम ज़ुबैदा जी की पूरी स्टोरी के बारे में, उनकी पूरी लाइफ के बारे में बात करें। हम सिर्फ गानों की बात कर जाते हैं, सिर्फ एक पर्सनल लाइफ भी होती है, एक आपका उठना बैठना होता है, एक आपका, जिस तरह मैडम नूरजहान की जब हम बात करते हैं तो उनके इतने लेयर्स हैं पर्सनैलिटी में। उनकी एक चैरिटी की साइड थी, उनकी एक फैशन की साइड थी, एक्टिंग की साइड थी, हम गाने पे ही अटक जाते हैं। तो ज़ुबैदा जी की भी एक बड़ी फुल और बड़ी खूबसूरत कलरफुल ज़िंदगी थी और काफ़ी कुछ सैड भी थी। तो जी अच्छा, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। पहले तो थैंक यू वेरी मच टू PTV, थैंक यू वेरी मच टू योर टीम। बहुत सारा शुक्रिया। हमेशा बहुत अच्छा लगता है क्योंकि पाकिस्तान टेलीविज़न जो है ना, ये पाकिस्तान का टेलीविज़न है और पाकिस्तान का टेलीविज़न जो है वो मेरा चैनल है, मेरा ये पहचान है और इसी चैनल ने हमें इज़्ज़त, शोहरत, दौलत सभी कुछ यहीं से हासिल किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके लिए बहुत सारा थैंक यू आपका। ज़ुबैदा खानम जी की हम जब बात करते हैं, बड़ी मासूम आवाज़, बड़ी इनोसेंस उनकी आवाज़ में, जो आज तक ये अभी जो अमन अली हमें सुना रही थी गीत, आपको महसूस हो रहा होगा कि कितनी एक खूबसूरत सी मासूम सी खातून है जो गा रही है। एक तो उनका कमाल ये, दूसरी बात ये है कि मलका तरन्नुम नूरजहां की मौजूदगी में, क्योंकि मलका तरन्नुम नूरजहां उस वक्त इन थी, एक्टिंग भी कर रही थी, गा भी रही थी और फिल्म इंडस्ट्री जो हमारी इब्तदाई फिल्म इंडस्ट्री है उस पर छाई हुई थी। लेकिन उनकी मौजूदगी में अपनी जगह बनाना, उनकी मौजूदगी में एक डिफरेंट टोन देना, ये ज़ुबैदा खानम जी का कमाल ये है। और उसके साथ साथ ये है कि आज जैसे आपने अभी टोनर का जिक्र किया, जैसे बहुत सारे कंप्यूटर जी का हम जिक्र करते हैं, कंप्यूटर जी बहुत सारी चीज़ों को बदल देते हैं, लेकिन ये ओरिजिनल वॉइस है, ये ओरिजिनल है जो असल में गाने वाले लोग थे, जिनके साथ इसी तरह से म्यूजिशियंस बैठे होते थे। वो 12-12, 15-15, 20-20 म्यूजिशियंस हैं, कोई एक बंदा कहीं आगे पीछे पूरी हो गया, ऑर्केस्ट्रा होती थी, मैंने भी आप कहा ना, लोगों को तो पता है। तो कोई एक बंदा आगे पीछे हो गया, उससे कोई सुर इधर उधर हो गया, तो फिर री रिकॉर्ड यू हैव टू डू दैट। हाँ, ऐसा ये होगा। नहीं था। अब जो होता है ना व्यूअर्स, इवन आप फ़ोन के ऊपर गाना कोई रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो आपने एक हिस्सा किया, अच्छा फिर आपने और किया, फिर आपने उसको जोड़ दिया। वो कॉन्सेप्ट नहीं था। अगर आपने शुरू से एंड तक आखिरी वर्ड आपसे गलत हो गया, बिल्कुल आखिरी वर्ड, दोबारा से स्टार्ट करना रीस्टार्ट। शुरू से शुरू। और उस गाने को गाने से पहले जो रिहर्सल्स होती थी। अच्छा, रिहर्सल्स की आपने बात अभी कर रहे हैं ना, तो शहरी बाबू इनकी पहली फिल्म थी जिसमें इन्होंने गाने दिए, और वो भी एक वाक़या है कि यहीं पे रेडियो पाकिस्तान पे हमारे हमसाये में ये गा रही थी और इनको नज़ीर साहब ने सुना। नज़ीर और स्वर्णलता ये हमारी इब्तदाई फिल्म इंडस्ट्री के दो लेजेंड लोग हैं, मियाँ बीवी थे, लेकिन बहुत शानदार उनका किरदार रहा है इंडस्ट्री के लिए। उन्होंने एक मासूम सी आवाज़ को रेडियो पे सुना और रेडियो पे सुनने के बाद उन्होंने रेडियो पे टेलीफोन करके राब्ता करके उस आवाज़ को अपने पास बुलाया, और उस आवाज़ को, जिसका फ़िल्मी दुनिया के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था, उसका कोई फ़िल्मी घराना नहीं था, उसको म्यूज़िक घराना नहीं था, आम घर की एक लड़की थी, और उनके असल में बड़े भाई को शौक़ था गाने का, इनके बड़े भाई को शौक़ था, और वो और ये छोटे बहन भाई आपस में प्रैक्टिस करते रहते थे। रेडियो पाकिस्तान पे आने का इन्हें इत्तेफाक हो चुका था। तो शहरी बाबू के लिए जो नज़ीर साहब थे वो कुछ तलाश कर रहे थे। उन्होंने 3 महीने तक इनसे रिहर्सल्स करवाई और फिर उन्होंने 8 गाने दिए इनको, 8 गाने, और 8 गानों के बाद इनके हर एक गीत ने कमाल कर दिया। वो लगा कि जनाब एक नई आवाज़ जो है, वो मासूम आवाज़ वो आ गई है। तो रिहर्सल्स की बात यह है कि 3 महीने, ये ऑन रिकॉर्ड बात है कि उन्होंने 3 महीने तक इन्होंने रिहर्सल्स की। कैन यू इमेजिन व्यूअर्स, आजकल तो एक्टिंग के प्रोजेक्ट्स के लिए कोई रिहर्सल नहीं करता, तो उस ज़माने में इस लेवल का एफर्ट और एनर्जी डालना, फिर देखिए ना, फिर ज़ुबैदा खानम का कमाल ये है कि उन्होंने, और यंग लोग, सिर्फ 10 साल इनका कैरियर है टोटल, मैक्सिमम 10 साल है कि 51-52 में रेडियो पे थी और उसके बाद ये फिल्मी दुनिया में आ गई, और 10 साल कैरियर में उन्होंने जितना भी गाया वो आज तक हम सुन रहे हैं। अच्छा रियाज भाई, ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, उन्हीं का एक गीत सुनते और देखते हुए। ठीक है। एक तो हम आपको लाइव भी सुना रहे हैं और कुछ हम आपको व्यूअर्स पुरानी अपनी आर्काइव्स में से चीज़ें निकाल के दिखाएंगे, बिकॉज यही तो वो ख़जाने हैं, और यही तो एक पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की अमेजिंग चीज़ है कि हमारी आर्काइव्स में अनबिलीवेबल लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन और मतलब एक ख़जाना है हमारे पास। तो हम चाहते हैं कि आप लोगों के साथ भी शेयर करें, तो वो देखते हुए ब्रेक की तरफ जाएंगे, मगर जब वापस आएंगे तो शुरू से शुरू करेंगे। रेडियो पाकिस्तान भी जो जाना हुआ, उससे पहले कहानी क्या थी, क्या लाइफ थी, कहाँ पली बड़ी, क्या स्टोरी क्या है, ब्रेक के बाद।
गोरी गोरी चांदनी दी, गोरी गोरी चांदनी दी, ठंडी ठंडी छानी, गोरी गोरी चांदनी दी, ठंडी ठंडी छानी, दिल करे चन्दा में मोह चुमलानी, गोरी गोरी चांदनी दी, ठंडी ठंडी छानी, गोरी गोरी चांदनी दी, ठंडी ठंडी छानी, दिल करे चन्दा में मोह चुमलानी, गोरी गोरी चांदनी दी। ਜਦੋਂ ਮਾਹੀ ਆਵੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਵਾਂਗੀ, ਜਦੋਂ ਮਾਹੀ ਆਵੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਵਾਂਗੀ, ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਤੜਪਾਵਾਂਗੀ, ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਤੜਪਾਵਾਂਗੀ, ਬਹੁਤਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਰ ਲਾਂਗੀ ਹਾਨੀ, ਦਿਲ ਕਰ ਚੰਦਾ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਚੁਮਲਾਨੀ, ਗੋਰੀ ਗੋਰੀ ਚਾਂਦਨੀ ਦੀ। ਉੱਡਦੀ ਏ ਚੁੰਨੀ ਕਦੀ ਜੂੜਾ ਮੇਰਾ ਖੁੱਲਦਾ, ਉੱਡਦੀ ਏ ਚੁੰਨੀ ਕਦੀ ਜੂੜਾ ਮੇਰਾ ਖੁੱਲਦਾ, ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਦਰਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਪਿਆ ਡੁੱਲਦਾ, ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਦਰਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਪਿਆ ਡੁੱਲਦਾ, ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਕੋਲੋਂ ਆਪੇ ਸ਼ਰਮਾਨੀ, ਦਿਲ ਕਰ ਚੰਦਾ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਚੁਮਲਾਨੀ, ਗੋਰੀ ਗੋਰੀ ਚਾਂਦਨੀ ਦੀ। ਸਾਂਭਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹਾਸਾ ਨੀ, ਸਾਂਭਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹਾਸਾ ਨੀ, ਕੁੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਟਾਂ ਮਾਰੇ ਰੰਗ ਨਾ ਦੰਦਾਸਾ ਨੀ, ਕੁੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਟਾਂ ਮਾਰੇ ਰੰਗ ਨਾ ਦੰਦਾਸਾ ਨੀ, ਜਿੰਨੇ ਜਾਦੂ ਪਾਇਆ ਉਹਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਜਾਦੂ ਪਾਇਆ ਉਹਦਾ, ਦੱਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਾਣੀ, ਦਿਲ ਕਰ ਚੰਦਾ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਚੁਮਲਾਨੀ, ਗੋਰੀ ਗੋਰੀ ਚਾਂਦਨੀ ਦੀ, ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਛਾਨੀ, ਦਿਲ ਕਰ ਚੰਦਾ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਚੁਮਲਾਨੀ, ਗੋਰੀ ਗੋਰੀ ਚਾਂਦਨੀ। क्या बात है सायरा, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। Thank you. तबाही सी मचा दी है सायरा ने और अमन ने, कुछ समझ नहीं आ रही। माशाल्लाह, बोथ ऑफ यू हैव सच अ ब्यूटीफुल वॉइस, और इतना खूबसूरत काम करने के लिए आप दोनों आज शो पे आए। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया। रियाज भाई, कमिंग बैक टू यू, और ऑफ कोर्स हमारे बहुत ही प्यारे ब्रिलियंट म्यूजिशियंस का भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अब का म्यूज़िक बड़ा मुख्तलिफ है उस वक्त के म्यूज़िक से। अब पहले तो मतलब आपने डिफरेंट रेंजेस वगैरह करनी होती थी, अब तो वही टी 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 करके चल रहा होता है, और अब तो म्यूजिशियन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कंप्यूटर जी अस्सलाम वालेकुम। लेकिन खैर, रियाज भाई, ज़ुबैदा खानम साहिबा, उनकी ज़िंदगी का आगाज़। अच्छा, ये 1935 इनकी पैदाइश है अमृतसर की, और माइग्रेशन करके इनके वालिदैन जो हैं वो लाहौर में आके सेटल हुए,
और आफ्टर माइग्रेशन इन्होंने रेडियो से, मैंने कहा कि इन्होंने आगाज़ किया, इन्होंने बाकायदा कहीं से नहीं सीखा हुआ। बट रेडियो स्टेशन पहुंची कैसे? इनके भैया को, इनके भाई जो थे, बड़े भाई थे इनसे, उनको बहुत शौक था, उनको गाने का शौक था, उनको स्टूडियोज़ में जाने का शौक था, उनको रेडियो पे जाने का शौक था। अच्छा, यानी कि वो खुद जाते थे और कहीं दाव लग गया उनके जैसे भाई जो कहते थे हैं। ना, इनके बड़े भाई जो थे वो जाते थे, और इनसे थोड़े से ही वो बड़े भाई थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वो स्टूडियोज़ का भी चक्कर लगाते थे। ये जो हमारा उस वक्त के जो भी स्टूडियोज़ थे वहाँ पे भी वो जाते थे, और उनको शौक था गाने का। उनके शौक़ की वजह से जाहिर है वो जब घर में प्रैक्टिस करते होंगे या गाने सुनते होंगे, सुनाते होंगे, तो अपनी छोटी बहन के साथ भी रियाज़ करते थे या प्रैक्टिस करते थे या कुछ छोटा मोटा गाते थे। ये फिल्मी फैमिली नहीं है, ये म्यूज़िक फैमिली हरगिज़ नहीं है, ये बिल्कुल आम एक फैमिली है जिनका म्यूज़िक के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था। लेकिन भाईजान का Passion था। शुक्रिया, भाईजान का शुक्रिया, मैं कहता हूँ भाईजान का शुक्रिया कि जिनको शौक़ था वही रेडियो पाकिस्तान पे आए और वही इनको रेडियो पाकिस्तान पे लेके आए। उस वक्त एक दो ही मीडियम थे, एक ज़ाहिर रेडियो था और दूसरा फिल्म इंडस्ट्री थी। स्टेज तो अभी कहीं कम था, अब कहीं देखिए पीछे ना, था। बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे हाँ तो एक दफ़ा आके रेडियो पे गाने से क्या फ़र्क पड़ जाता है। ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि ये वो ज़माना था जब था ही सिर्फ रेडियो पाकिस्तान। और उस वक्त सिर्फ रेडियो पाकिस्तान पे आना ही एक बहुत बड़ी बात थी, बहुत क्योंकि बड़े रेडियो एहसास की पाकिस्तान बात पे आने के लिए, रेडियो पाकिस्तान पे आपकी आवाज़ ऑन एयर होने के लिए उससे पहले कई मराहिल थे। आप कई मराहिल से गुजरते थे, फिर कहीं जाकर आपकी आवाज़ जो है वो रेडियो रिकॉर्ड करता था या रेडियो जो है वो लोगों तक पहुंचाता था। और देखें ना, इसका कमाल यही है जुबैदा जी का कि इनकी आवाज़ रेडियो पर ही सुनी गई, किसी स्टेज पर नहीं सुनी गई, किसी और जगह पर नहीं। और नज़ीर साहब की मेहरबानी कि उन्होंने इनकी आवाज़ को सुना रेडियो पर और उन्होंने ही अप्रोच टू रेडियो कि जनाब ये अभी जो लड़की गा के निकली है ये कौन है, कहाँ से है, क्या चीज़ है। फिर उन्हें अंदाज़ा हुआ, फिर उन्हें बताया गया, इनका एड्रेस बताया गया, फिर उन्होंने ही अपने बंदे जो थे वो इनके घर पे भिजवाए कि जनाब इस बच्ची को तलाश करें। और फिर वो भाईजान का शुक्रिया, भाईजान फिर इनको लेके नज़ीर साहब के पास चले क्योंकि ये गूगल इंस्टाग्राम का ज़माना नहीं है, तो ये नहीं है कि कोई ढूंढेगा और कहेगा कि अच्छा जी ऑनलाइन डालते हैं। आजकल तो ऑनलाइन सर्च करो तो आपको इलाका तक पता चल जाता है कि कौन कहाँ से बिलोंग करता है। ये बड़े मासूम वक्त थे, किसी को ढूंढना होता था तो उनको खोज के निकालना पड़ता था। और फिर ये कहा जाता है कि शुरू में इनको बिल्कुल इजाज़त नहीं मिल रही थी अपने फैमिली से कि जनाब आप फिल्म में जाकर गाएं। और ये बुर्का पहन के जाने वाली खातून थी जो बाकायदा नकाब पहन के तो स्टूडियोज़ में पहुंची थी अब अपना रिकॉर्डिंग के लिए या नज़ीर साहब के पास या रिहर्सल्स के लिए जो जाती थी। और उसके बाद अगली बात देखें कि इनको, क्योंकि उस वक्त विजुअल बाद में आता था, आपके गाने ऑन एयर होते थे, आपका नाम आ जाता था, लेकिन चेहरा तो बहुत आगे जाके आता था जब आप शोज़ वगैरह और ये करते थे। और प्लेबैक सिंगर के लिए तो वैसे भी गैर ज़रूरी होता था नज़र आना। अच्छा, और उससे पहले जो था ये भी रिवाज था कि जो फिल्म का जो करेक्टर होता था उसी का ही नाम उस पे रिकॉर्ड पे भी आया होता था। बिल्कुल। उस फिल्म के करेक्टर का, उस खातून सिंगर का नाम इससे पहले नहीं आता था। खातून सिंगर का नाम तो बहुत बाद में आना बाद शुरू में हुआ है। आया। वो पहले तो वही होता था कि जो उस करेक्टर का नाम है वही उस पे और तवे पे इंडस्ट्री लिखा को हुआ है। अंदर पता होता था कि ये इसकी आवाज़ है, तो इसकी इन्हीं आवाज़ को फिर अप्रोच कर लो। और फिर ये था कि इन्होंने, जुबैदा जी ने जब ये आ गई हैं और जब इनकी प्रैक्टिस हुई, रिहर्सल्स हुई बहुत सारी बड़े लोगों के साथ, और नज़ीर साहब खुद बड़े रसिया थे अच्छे गाने के। उन्हें जाहिर है जो फिल्म डायरेक्टर है या फिल्म अदाकार है उसकी कहीं ना कहीं बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ है तो वो है ना। और स्वेरन लता वो एक बहुत शानदार खातून थी, वो उससे पहले बहुत सारी फिल्मों में काम कर चुकी थी, वो मुतहिदा हिंदुस्तान में भी काम कर चुकी थी और फिर वो पाकिस्तान में आए हुए थे नज़ीर साहब और स्वेरन लता जो है। और ये इब्तदाई हमारी जो इंडस्ट्री है उसको सहारा देने में इन दोनों किरदारों का भी बहुत सारा अमल दखल है, नज़ीर साहब का और स्वेरन लता का। हीरो हीरोइन भी थे और नज़ीर साहब जो थे वो हदायतकार भी थे। आपको याद होगा हीर जो फिल्म थी उसमें स्वेरन लता हीर बनी हुई थी और नायसन भट्टी साहब जो थे वो उसमें रांझा बने हुए थे। तो उसमें भी इनके गाने हैं, अपनी जो जुबैदा जी हैं इनका उसमें भी गाना है। तो खैर ये फिर उनके पास आई, नज़ीर साहब की मेहरबानी है, उन्होंने इनको रिहर्सल्स करवाई, बाकायदा इन्होंने कहीं से नहीं सीखा। इनको म्यूजिशियंस बहुत अच्छे मिले, इनको मौसीकार बहुत अच्छे मिले, इनको बड़े लोग मिले जिन्होंने इनको सिखाया। और फिर अगली मज़े की बात यह है कि उन्होंने 2-3 फिल्मों में काम भी किया, एज एन एक्ट्रेस भी काम किया। ओके। एज एन एक्ट्रेस भी, पाटे खान इनकी फिल्म है। हाँ जी, ऑफ कोर्स। पाटे खान उसमें मैडम भी थी, उसमें मुसरत नज़ीर भी थी, उसमें ये भी थी जुबैदा जी भी मासूम सी थी। दुल्ला भट्टी सॉन्ग आया है
ये मुसरत नज़ीर पे पिक्चराइज है जी, मेरी चुन्नी दियां मेरी रेशमी चुनी दी तंदा। रेशमी तंदा। लेकिन उस दौर में ये काम कर रही थी इन्होंने। दुल्ला भट्टी भी एक इनकी फिल्म है, मुझे इन पता 2-3 नहीं क्यों फिल्मों में भी लगता है काम कि किया। इनको गाने का शौक था, इनको फेम का शौक नहीं अब था। फिर वो गाने की तरफ आ गई, मतलब वो उन्होंने थोड़ा सा काम करके, क्योंकि ये वो वाला दौर है जब मैडम काम कर रही थी और मैडम का ये था कि वो अपने गाने खुद ही गाती थी। जिस फिल्म में भी वो काम करती थी उसमें उन्हीं का गाना उन पे फिल्माया जाता था। ऑब्वियसली और बाकी जो Logical अदाकाराएं बात थी, है। बाकी जो अदाकाराएं थी उनको भी तो किसी ना किसी खूबसूरत आवाज़ की ज़रूरत थी। वो सबिया खानम जी हों, वो स्वेरन लता हों, वो मुसरत नज़ीर साहिबा हों, इन सारी ये जो उस दौर की टॉप मोस्ट हीरोइंस थी, इनको भी तो किसी दूसरी आवाज़ की ज़रूरत थी। और उसके लिए ये मासूम आवाज़ जो थी वो हर एक पे फिट बैठती थी। और रियाज साहब ये देखें कि जितने सुपरहिट उन्होंने गाने गाए हैं, 7 से 8 साल का जो मैंने उनके अपना जी। जो मुझसे डिस्कशन हुई, हम होटल में ठहरे, बातचीत हुई, एक तो उन्होंने यही बात की कि मैंने बेटा सीखा किसी से नहीं, मतलब काम करके ही मैंने जो फील्ड में गाया उससे सीखा। और आप ये देखें कि गानों के अलावा जो उनकी 2 खूबसूरत नातें हैं, एक शाह मदीना और एक सल्लू अलैहि वाले। आप ये देखें कि कितनी अच्छी वो 2 खूबसूरत नातें हैं जो हमारी फिल्म की हैं, और उन्होंने नात भी पढ़ी और बग़ैर सीखे। अच्छा, उसके बाद सारा वैसा है कि इन्होंने जब इंडस्ट्री छोड़ी है ना, 60 में इनकी शादी हो गई सैयद रियाज बुखारी साहब के साथ, जो उस दौर के बहुत शानदार कैमरामैन थे। तो जब फिर इन्होंने इंडस्ट्री छोड़ दी, फिर उसके बाद इन्होंने अपने बच्चों पे तवज्जो दी, 2 बेटे और 2 बेटियां। और फैसल बुखारी साहब की वालदा ये फैसल बुखारी साहब हमारे दौर के, हम जिन्हें जानते हैं, वो भी बहुत अच्छे सिनेमेटोग्राफर और बहुत बाकमाल इंसान, उनकी ये वालदा है। और जब इन्होंने इंडस्ट्री छोड़ी उसके बाद ये कुछ देर के बाद ये जो मिलाद वगैरह में प्राइवेटली करते हैं। क्यों छोड़ी? शादी की वजह से? भाई शादी की वजह से, चूँकि शाहजी को पसंद नहीं होगा, हम यही कह सकते हैं, या इनकी तवज्जो होगी ज़्यादातर कि जी मैं अब अपने घर की तरफ अच्छा, मैं तवज्जो एक दूँ। इंटरेस्टिंग बात बताऊं रियाज भाई, जो मुझे कुछ सीनियर से मुलाकात करके, मेरा आपको पता है एज अ वुमन हमेशा से ये होता है कि जी आपने क्यों छोड़ा काम। मैं तो डायरेक्ट पढ़ जाती हूँ ना, कि क्यों आपने छोड़ा काम। तो जो मेरी कुछ सीनियर से बात हुई भी, तो अगर 10 से बात हुई तो 6 ने ये ज़रूर कहा कि शौहर को नहीं पसंद था, ससुराल को नहीं पसंद था, लेकिन 4 ने कहा कि भाई या तो हम अपने घर को देख सकती थी, जो हमने खुद डिसीजन लिया शादी करने का, और हम अपने बच्चों पे और घर पे तवज्जो देना चाहते थे। तो मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि पर्सनल चॉइसेस थी, हर किसी ने इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि घर वालों ने मना किया। बहुत से लोगों ने अपनी खुशी से, अपनी रजामंदी से कि भाई अब बहुत हो गया, क्योंकि तंग भी तो आ जाते थे ना इस फील्ड से। देखिए बात यह है कि एक गृहस्थी जो है ना, जो घरेलू काम है, गृहस्थी जो है वो एक फुल फ्लेज काम है, वो एक फुल फ्लेज जॉब है जो ये ख़वातीन करती हैं। और मैं समझता हूँ कि बड़ी बाहिम्मत आप जैसी ख़वातीन होती हैं जो एक ही वक्त में बहुत सारे काम कर रही होती हैं, अपने आप को मैनेज करती हैं, अपने 24 आवर्स को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करती हैं कि उनका घर डिस्टर्ब ना हो, उनका जो काम है, उनकी जो जॉब है, जिस शोबे में वो फ्रेश नज़र आएँ, उनकी शक्ल भी अच्छी नज़र आए, उनकी आवाज़ भी ठीक रहे। तो इन खातून ने ये किया कि इन्होंने फिर अपने बच्चों पे तवज्जो दी और महफ़िल मिलाद और इस तरह से करती रहीं, लेकिन बहुत कम बाहर काम इन्होंने किया, थोड़ा थोड़ा। जैसे घरेलू महफिल में ये पढ़ती रहीं नातें, तो जैसे सारा बता रही हैं, इन्होंने नातें भी बड़ी खूबसूरत पढ़ी हुई हैं, वो करती रहीं। लेकिन उसके बाद इन्होंने फिर बाकायदा, जिसे कहते हैं ना हम, काम फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से या टेलीविज़न इंडस्ट्री के हवाले से, क्योंकि टेलीविज़न पे तो ये आई नहीं है। टेलीविज़न तो देखें 1964 में आ रहा है और उससे पहले ये इंडस्ट्री छोड़ चुकी थी, और उसके बाद ये टेलीविज़न पे नहीं है। फिर इनके 2-3 इंटरव्यूज़ हैं जो पाकिस्तान टेलीविज़न ने रिकॉर्ड किए हुए। अच्छा, अदरवाइज़ नहीं इन्होंने मैं काम हमेशा इस बात के बारे में क्यूरियस होती हूँ कि चले आपने नहीं, अब आप सिंगिंग नहीं कर रहे, इंटरव्यूज़ फिर ना देने के पीछे क्या वो समझ रहे ना साइंस है कि मतलब 2-3 ही दिया आपने, और ये इम्पॉसिबल बात है कि ज़ुबैदा खानम साहिबा को लोगों ने अप्रोच नहीं किया। बस बाज़ दफ़ा वो समझते हैं कि नहीं, अब मैं इंडस्ट्री से बहुत दूर हूँ, क्योंकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनको मैं और आप जानते हैं कि जो जब इंडस्ट्री से निकली, दूर हुई, तो फिर उन्होंने अपने आप को बिल्कुल ही खैर बैत कह दी इंडस्ट्री। मसलन मुझे आसिया बेगम ऐसे मौके पे याद आ रही हैं, मुझे नीली बेगम ऐसे मौके पे याद आ रही हैं कि जो जब इंडस्ट्री छोड़ी तो फिर उन्होंने मुड़ के नहीं देखा। मतलब टॉपो टॉप गई। अच्छा, एक और ये इंडस्ट्री का एक रिवाज भी था और रूटीन भी थी, और सारे ही ये बात में यकीन रखते थे कि भाई जब वक्त ख़त्म हो रहा है या आप अभी पीक पे हो लेकिन अब यहाँ से नीचे ही जाना है, तो बहुत सी ख़वातीन और मर्द हज़रात किनारा कशी कर लेते थे। वो पंजाबी में कहते हैं ना, भरिया मेला छोड़ना। बिल्कुल। फिर उन्होंने भरिया मेला छोड़ा। अब दुनिया बदल गई है, अब मेला हर वक्त ही भरा हुआ है, आपकी एज कैटेगरी बदल जाती है,
लेकिन मेला भरा हुआ रहता है। वो अब तो- वक्त भी बड़े सख्त थे भैया। अच्छा, अब तो जो है ना, देखिए आपके पास और बहुत सारे चीज़ें हैं ना, आप ये बहुत सारे ऐसे ऐसे ऐप्स हैं जिनको आप इस्तेमाल करते हैं ख़वातीन। और कुछ नहीं तो मैं एक ऐसी बीबी को जानता हूँ, 2-3 को बल्कि जानता हूँ, जो टिकटॉक पे और मुख्तलिफ़ चीज़ों पे, वो चूँकि इंडस्ट्री नहीं चल रही, वो उस पर वो छोटे छोटे क्लिप्स बना के लगा रही होती हैं और उस पर मारूफ भी हो रही हैं और उनको हज़ारों की तादाद में वो शाबाश भी मिल रही होती है और लाइकिंग भी मिल रही है, उससे भी उनका सिलसिला लेकिन चल ये रहा देखें है। कि उस वक्त तो कुछ भी नहीं था। लेकिन उस वक्त अपने आप को इतना पॉपुलर बनाना, लेकिन 10 साल में आपके ख्याल से उनके करियर का हाईलाइट क्या था और लो पॉइंट क्या था? अच्छा नहीं, उनका हाईलाइट ही रहा, मैं समझता हूँ कि लो उनका- पॉइंट का उन्होंने वेट ही नहीं किया ना। उन्होंने वेट ही नहीं किया, क्योंकि उन्होंने सिंपली 60 में शादी की और उस वक्त तक वो फिल्में कर रही थी। उस वक्त तक उनको, क्योंकि मैंने अर्ज़ किया कि मैडम उस वक्त एक्टिंग छोड़ बैठी थी, मैडम ने एक्टिंग छोड़ दी थी, मैडम सिर्फ गाने की तरफ आ गई थी। लेकिन ज़ुबैदा जी की आवाज़ जो थी वो उस वक्त भी इन थी और बहुत ज़्यादा इन थी। और चूँकि मैडम का टोन डिफरेंट था, ज़ुबैदा जी का टोन डिफरेंट था, ये दोनों मुख्तलिफ आवाज़ें जो थीं। मतलब मैंने कहा कि मुसर्रत नज़ीर पे जितनी आवाज़ इनकी सूट करती है शायद किसी और की ना करती हो। इसी तरह से सुरन लता पे, सबिया खानम पे बहुत सारे गीत हैं जो इन्हीं ख़वातीन पे फिल्माए गए हुए, और बाकमाल वो लगता है कि जैसे वही हीरोइन गा रही है। वो एक मुख्तलिफ टोन था इनका और मासूम टोन था, मतलब कुछ शातर उसमें नहीं था, कुछ लगता नहीं था कि कोई चलाक खातून गा रही, ऐसा नहीं था। मासूम सी आवाज़ थी और मासूम सी इनकी खूबसूरती थी, और वही इनकी आवाज़ का कमाल था। वो मासूमियत जो थी ना, उसी मासूमियत को लेकर ये रहीं। और उसमें आप इंटरव्यूज़ भी देखें जो हमारी पाकिस्तान टेलीविजन ने रिकॉर्ड किए हुए, तो उसमें भी वो लगता है कि वही मासूमियत, वही एक। अच्छा, मुझे भी इनसे मिलने का इत्तेफाक हुआ। अच्छा, उसके बारे में मैं ब्रेक के बाद जानूंगी। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब व्यूअर्स वापस आएंगे तो रियाज भाई की मुलाकात ज़ुबैदा जी के साथ कैसी रही, ये हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। एंड ऑफ कोर्स अमन, आपसे कुछ सुनते सुनते आएंगे। ट्रिब्यूट का सिलसिला आवाज़ के फॉर्म में तो चलता रहेगा ब्रेक के बाद। असा जान के मीट लई अख वे, असा जान के मीट लई अख वे, झूठी मूठी दा पा लिया कख वे, ते साडे वल तक सजना, ते साडे वल तक सजना। असा जान के मीट लई अख वे, असा जान के मीट लई अख वे, झूठी मूठी दा पा लिया कख वे, ते साडे वल तक सजना, ते साडे वल तक सजना। मैनू सौ तेरी दिल भर जानिया, मैनू सौ तेरी, मैनू सौ तेरी दिल भर जानिया, तेथों जोरा जोरी प्यार पहलू कानिया, तेथों जोरा जोरी प्यार पहलू कानिया, अखा मेल के बटाले छक वे, ते साडे वाल तक सजना, ते साडे वाल तक सजना। असा जान के मीट नहीं अख वे, असा जान के मीट नहीं अख वे, झूठी मुठी दा पा लिया कख वे, ते साडे वल तक सजना, ते साडे वल तक सजना। चन्ना सुन ले तू आपे कंड ला के, चन्ना सुन ले तू, चन्ना सुन ले तू आपे कंड ला के, वे तेरे नैना तक चोरी चोरी जाके, वे तेरे नैना तक चोरी चोरी जाके, कुंडी दिल दी हलाई ठक ठक वे, वे साडे वल तक सजना, वे साडे वल तक सजना। असा जान के मीट नहीं अख वे, असा जान के मीट नहीं अख वे, झूठी मुठी दा पा लिया कख वे, ते साडे वल तक सजना, ते साडे वल तक सजना। ना ਚੱਕ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ, ਨਾ ਚੱਕ ਸਾਨੂੰ, ਨਾ ਚੱਕ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ, ਵਿੱਚ ਅੱਖੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੇ, ਵਿੱਚ ਅੱਖੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੇ, ਹੁਣ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ
के मीट ले अख वे असा जान के मीट ले अख वे झूठी मोटी दा पाले आए कख विच साडे वल तक सजना वे साडे वल तक सजना वे साडे वल तक सजना वे साडे वल तक सजना क्या बात है अमन, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सो मच। तबाही, एब्सोल्युटली गॉर्जियस। एंड यहीं पे अब आपकी उस कहानी की तरफ चलते हैं, वो दास्तान जो हम छोड़ के गए थे कि आपकी मुलाकात कैसी रही मैडम के साथ? अच्छा, ये बीमार थी मैडम जुबैदा खानम और लाहौर के एक मारूफ हॉस्पिटल है उसमें एडमिट थी। मेरे एक गुलकार दोस्त थे तो वो मैं उनके साथ था। उन्होंने कहा कि यार वो सैयद फैसल बुखारी की वालदा यहाँ पे बीमार हैं तो हम जाते जाते ना उनका पता करते जाते हैं। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये जुबैदा खानम से हम मिलने जा रहे हैं, मुझे बिल्कुल आइडिया ही नहीं था। हम जब वहाँ पे गए तो कमरे के बाहर चिट लगी होती है, जुबैदा खानम वहाँ पे लिखा हुआ था। मेरी वालदा का नाम भी जुबैदा था, खुदा उनको गरी के रहमत करे, उनका नाम भी जुबैदा था, लेकिन वो जुबैदा खातून थी। अच्छा, हम ना अपनी अम्मी से कभी कभी इस तरह से छेड़खानी किया करते थे, जुबैदा खानम। मेरी अम्मी कहती भी नहीं भाई मैं जुबैदा खानम वाली नहीं हूँ, मैं जुबैदा खातून हूँ और वो नहर स्वेज़ वाली जुबैदा खातून। मेरे अब्बा ने वो वाला नाम रखा था। और बहरहाल हम जब वहाँ पे गए तो मैंने जाके उनसे मिला, बैठे तो मैंने उनसे बताया मैडम को, मैंने कहा मैडम मेरी वालदा का नाम भी जुबैदा है ना। कहते अच्छा उनका नाम जुबैदा खानम है। मैंने कहा नहीं, उनका नाम जुबैदा खातून है। कहते मैं जुबैदा खानम हूँ ना। मैं अच्छा मुझे एहसास हुआ, मैंने कहा जुबैदा खानम तो हमारी एक बड़ी इंडस्ट्री की मारूफ। कहती आपको नहीं पता मैं वही हूँ। मैंने कहा हाय सदके जाऊं, सो क्यूट एंड इनोसेंट। अच्छा, कहती मैं वही मैं तो हूँ, वही हूँ। मैं वही हूँ, जुबैदा खानम हूँ। अच्छा, मैं तो बखुदा मैं पैरों के परेशान नीचे ज़मीन निकल गई। निकल गई, बिल्कुल निकल गई। अच्छा, मैं वहाँ पे चेयर पे बैठा हुआ था तो मुझे कहते इधर आ जाओ मेरे पास। उनके बेड पे मैं बैठी है ना, तो कहती मेरा कोई गाना याद है। मेरे दोस्त ने बताया कि ये इस तरह से रेडियो टीवी करते हैं और स्टेज के हैं। तो खैर उनको मैंने बहुत सारे गानों के उनके मुझे चूँकि गाने उनके तकरीबन सारे ही आते हैं, तो मैंने उनको फिर उनके गानों के मुखड़े सुनाए बिल्कुल पास बैठ के सुनाए। नहीं, आपको फिर कभी सुनाऊंगा, लेकिन मैंने बाकायदा बैठ भी सुनाए नहीं, ये बनता गाते हैं वाकई रियाज भाई सब ऐसे आज छोटा रियाज भाई ट्रिब्यूट का बनता गाते है, हैं। आज ट्रिब्यूट बनता है छोटा सा। भाई हैं तो इतना तो बनता है। बहन ने पहली दफा आपसे रिक्वेस्ट किया इतनी था। बुरी बात है। कौन सा अब वो फनकारों वाली आपका बात आ गई। फेवरेट जो है जो आप अभी बता रहे थे, मौसम रंगीले सो आई मौसम रंगीले हाँ, सो आपने अभी चलिए। ब्रेक में यही ब्रेक तो में डिस्कस हो फरमाइश रहा भी था। की है। नहीं, चलें जी, जरूरी है। मुझे माइक दीजिए जी, बिल्कुल। और हम कभी कभी ऐसी गूगली फेंक देते हैं। जी जी बिल्कुल। आए मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने तू छुट्टी लेके आजा बालमा। आए मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने तू छुट्टी लेके आजा बालमा। जब बहती नदियाँ शोर करे, जब बहती नदियाँ शोर करे, मेरा दिल मिलने को जोर करे, मेरा दिल मिलने को जोर करे। कोई गाए अनोखे तराने, जिया नहीं माने तू छुट्टी लेके आजा बालमा। आए मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने तू छुट्टी लेके आजा बालमा। नहीं भाई सॉरी, खड़े हो It's a- अपने भाई के लिए खड़े हो super, क्या super बात है, tribute, स्टैंडिंग super ओवेशन tribute, भाई, super क्या बात है। बहुत सारा शुक्रिया, क्या बहुत बात सारा है। शुक्रिया। जुगन भाई, हमारे जो इवेंट्स होते हैं मोस्टली तो रियाज साहब ये मेरे host साथ कर डुएट सॉन्ग्स गाते हैं बाकायदा, I और know. बल्कि काफ़ी सारे सॉन्ग्स इस तरह के हैं छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है तो
तो मैं कॉल पे भी इनसे पूछती हूँ कि ये क्या मतलब थोड़ा सा मुझे गाइड कर दें, किसी चीज़ की समझ नहीं आती। और जो हमारे इवेंट्स होते हैं जिसमें ये कंपेयरिंग के फ्राई सरंजाम दे रहे होते हैं और मेरे साथ ज़रूर ये 2-3 गाने गाते हैं। वैसे इतना जुगन खूबसूरत आज गाते ना हैं। ये बात रजिस्टर हो गई कि अब रियाज भाई जो है ना वो जस्ट एग्लेसाइक्लोपीडिया या एज ए रिसर्चर या एज ए एंकर नहीं आएगा हूँ तुसी इन्हां नूं एज ए सिंगर ही बुला डन है भाई, डन है, बात हो चुकी है भाई। इसका मतलब अब मुझे घबरा के आना चाहिए। घबरा के आना चाहिए आपको। अच्छा मुझे ये बताइए कि आप बता रहे थे कि आपने उनके मुखड़े पास सुनाए। बैठ के, गाना तो हमने अब सुन लिया आपसे, उनके साथ बैठ के उनको आपने मुखड़े सुनाए। अच्छा, वो इतनी खुश हुई, मैं उस मुस्कुराहट को नहीं भूल सकता, मैं उस खूबसूरती को नहीं भूल सकता। एक जैसे हमारी अम्मी होती हैं, जैसे हमारी घरेलू एक खातून हैं, और वो बल्कि बुखारी साहब फिर मुझे कहने लगे कि आप आते रहा करें, आप आते रहा करें। आप सोच ही नहीं सकते कि ये कितनी खुश हुई हैं, और उठ के सीधी हो गई। और बुखारी साहब को बुला के फिर उन्होंने कहा देखें इनको मेरे गाने आते हैं। सदके मतलब शी जाऊं। वाज सो ओवरवेल्म्ड कहना और चाहिए उसके ना। अलावा मासूमियत देखें, किसको नहीं आते उनके गाने, लेकिन द फैक्ट दैट वो इतनी खुश हो गई कि किसी को आते हैं, किसी को आते हैं। अगेन क्योंकि इंडस्ट्री से इस लेवल की किनारा कशी कर ली कि मतलब वो शायद रियलाइज भी नहीं करती थी। बिल्कुल। अच्छा रियाज भाई, किचन में नज़र डाल के ब्रेक की तरफ तो जाना है, लेकिन जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप इस दुनिया से किन हालात में रुखसत हुई और उन मामलात को भी डिस्कस करेंगे, और फिर आपकी इस जर्नी को क्या किसी ने आपकी फैमिली में कंटिन्यू किया कि नहीं किया, इस पे बात करेंगे। आइए किचन की तरफ रुख करते हैं। जी बेटा, क्या सिचुएशन? हमारा क्रीमी सूप रेडी है जिसको हमने सर्व किए है पिज़्ज़ा बाइट्स के साथ। सो क्रीम ऑफ चिकन सूप तैयार हुआ है। अगर आप चिकन के अंदर मशरूम का भी एलिमेंट डाल दें तो वो चिकन मशरूम सूप बन जाता है, सिर्फ मशरूम डाल दें तो वो मशरूम सूप हो जाता है। आप किसी एक चीज़ को, मतलब अगर आप चिकन को रिमूव करके ब्रोकली डाल देते हैं तो ये क्रीम ऑफ ब्रोकली सूप बन जाता है। द बेस्ट थिंग अबाउट क्रीमी सूप्स इज कि एक दफ़ा आप बनाना सीख लें तो आप उसके साथ कोई भी वेरिएशन कर सकते हैं। Exactly. पोटैटो एंड ब्रोकली डाल दें, लीक एंड पोटैटो डाल दें, कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकती है, राइट? राइट। Absolutely lovely and it looks delicious and appetizing. Thank you. And viewers, complete meal, right? तो यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो जुबैदा खानम की बात कर रहे हैं और कुछ सुनते हुए भी आएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जुबैदा खानम साहिबा को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। छोटे मुंह बड़ी बात, कैसे इतनी बड़ी पर्सनालिटी को हम जैसे लोग ट्रिब्यूट पेश कर सकते हैं। एक कोशिश है, एक एफर्ट है, और इंशाल्लाह कल भी हम इसी अपनी कोशिश को कंटिन्यू करेंगे। मज़ीद और बड़े बड़े आर्टिस्ट के बारे में आपसे बात करेंगे, उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, मैं भी सीखूंगी अपने सीनियर से, एंड देन ऑफ कोर्स उनके म्यूज़िक को भी सुनेंगे। लेकिन रियाज भाई, हमने अभी ब्रेक में जाने से पहले एक बात की, और वो ये थी कि फिर वो बीमार थी, आप उनको मिलने के लिए गए, फिर इवेंचुअली वो उस दुनिया से रुखसत भी हो गई, तो वो क्या मामलात थे? अच्छा, 2013 में उनकी वफ़ात हुई है। ठीक है। और खुशहाल फौत हुई हैं वो, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई कसम पुरसी की हालत नहीं थी, बेहतरीन ज़िंदगी उनकी गुजरी हुई थी, और बच्चे बच्चियाँ उनका ख्याल रखने वाले थे। बुखारी साहब थे, उनकी बेटियाँ थीं, ये सारे उनका ढेरों ढेर ख्याल रखने वाले थे। और कमाल बात वही है कि उन्होंने बड़ी अच्छाई के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारी, और बड़ा संभला हुआ उनका बुढ़ापा था, बड़ा संभला हुआ उनका स्टाइल था। वफ़ात होने तक भी वो बेहतरीन अंदाज में उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, और अपने बच्चों की केयर में उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी। किसी ने उनके इस काम को कंटिन्यू किया फैमिली में? ट्राई भी? बुखारी साहब फैसल बुखारी हैं, जो कि गायक तो नहीं हैं, गायक नहीं है, लेकिन अदरवाइज़ उन्होंने इंडस्ट्री में ही हैं और शोबिज़ का हिस्सा हैं, और बड़ा पॉजिटिव हिस्सा हैं। और देखिए 4 बच्चे थे, 4 right? बच्चे, 2 लेकिन- बेटे और 2 बेटियाँ। लेकिन एक ही बच्चा है जी, फैसल बुखारी साहब सिर्फ आए, और देखें 60 साल हो गए उनको इंडस्ट्री छोड़े हुए, 60 साल से बल्कि ज़्यादा देर होगी, लेकिन आज भी ये हमारी सिंगर जो गाने गा रही हैं ये दिल को लगते हैं, और आज भी ये महसूस होता है कि हाँ। और कमाल बात इन गानों का वही है कि ये ओरिजिनल वॉइस है, ये ओरिजिनल म्यूज़िक है। उनका शुक्रिया उन म्यूजिशंस का भी जिन्होंने उनसे काम करवाया। मतलब बाबा जी चिश्ती की बात आप कर लें, ए हमीद साहब की बात कर लें, सफदर हुसैन साहब की बात कर She लें, worked with all the सलीम great- इकबाल साहब की बात कर लें, हाँ जी। सलीम, ये सारे लोग, ये बड़े लोग जिन्होंने भाई, उनसे आपने गवाया। और आपने भी इकबाल भाई किया? नहीं, काम नहीं किया उनके साथ काम नहीं किया, बिकॉज बहुत वो तो हाँ, 60 में छोड़ दिया था उन्होंने, 60 में छोड़ दिया था, तो उस वक्त तक तो अभी। हाँ जी। लेकिन कमाल सिंगर, कमाल फनकारा, और आज तक हम उन्हें याद कर रहे हैं।
उनका बहुत सारा शुक्रिया कि जिन्होंने हमें इतने स्वीट सॉन्ग्स दिए। बिल्कुल। उनका बहुत सारा शुक्रिया कि जिन्होंने हमारी हीरोइंस को अपनी खूबसूरत आवाज़ दी। यानी सबिया खानम, मैं समझता हूँ कि सबिया खानम भी हमारी इंडस्ट्री का बड़ा खूबसूरत एक असासा थी। मुसर्रत नज़ीर एक बहुत शानदार चेहरा, एक बहुत शानदार आवाज़, उन पर उनके फिल्माए गए गीत, इस तरह से स्वर्णलता पे उनके फिल्माए गए गीत आज भी हमारा असासा है। और मैं समझता हूँ कि मौसीकी के हवाले से वैसे तो कहते हैं कि जब तक सारे सुर सच्चे और सुच्चे न लगें गले में नूर नहीं आता। नहीं, ये लेकिन पुरानी बातें उन्होंने हैं। गले में अब नूर तो डाला। जब तक कंप्यूटर बेहंगम भाई ना अंदाज हो में ना तो। गाया जाए, ट्यूनर और कंप्यूटर जी का साथ ना हो, तो आप गाना नहीं गा सकते। ये जुगन जी ओरिजिनल लोग थे, ये ओरिजिनल लोग थे, ये म्यूजिशियंस भी दे वर दी ओजी, यस, दे वर दी ओजी। असल काम वही था उन्हीं लोगों का था। सो अब ऑफ कोर्स आपसे एंड में फ्यू वर्ड्स लेने हैं, लेकिन सायरा जी क्या कहेंगी आप? मेरी बड़ी ख्वाहिश रही है, अगर मैं उस टाइम पे सिंगर ना होती और अगर मैं आर्टिस्ट होती और फिल्म हीरोइन होती, तो मेरी बड़ी खुश नसीबी थी कि ज़ुबैदा जी का कोई गाना मैं पिक्चराइज कराती अपने। क्या बात, आप क्या कहोगे? मैं ये समझती हूँ कि अगर किसी ने सिंगिंग को बड़े खूबसूरत अंदाज से सीखना है, अपने वोकल में सॉफ्टनेस लानी है, मासूमियत लानी है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़ुबैदा जी को सुने, क्योंकि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। उनका जो वोकल इतना खूबसूरत और सॉफ्ट है और गाने का अंदाज़ बहुत मीठा है, तो मैं समझती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर उनको सुना जाए तो आप एक अच्छे सिंगर बन सकते हैं। बिल्कुल। फाइनली रियाज भाई, शो किस बात पे क्लोज करेंगे आप? अच्छा, मैं समझता हूँ कि एक तो शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविज़न का कि हमारे इन लेजेंड्स को याद करता है पाकिस्तान टेलीविज़न, और बहुत सारा शुक्रिया कि हमारे जो आज भी बच्चे बच्चियाँ सीखने वाले हैं, अभी भी कुछ हैं तो ये इंडस्ट्री चल रही है, वो जो बेहंगम म्यूज़िक से निकल के ओरिजिनल म्यूज़िक, सॉफ्ट म्यूज़िक, स्वीट म्यूज़िक सुनना चाहते हैं, उन लोगों के लिए इस तरह के प्रोग्राम्स जो हैं वो बड़ा असासा हैं, और वो इस तरह के म्यूज़िक को सुन के बहुत कुछ सीख सकते हैं। इन फनकारों से जो अपने अपने दौर में अपनी अपनी एक यूनिवर्सिटी का दर्जा रखते हैं, उनसे सीखने की ज़रूरत है। और ज़ुबैदा जी जो हैं वो ख़ास तौर पर एक उनका ख़ास एक लाइन है, एक ख़ास उनका स्टाइल है, एक ख़ास उनका अंदाज़ है, और मासूमियत के साथ, खूबसूरती के साथ गाना उन्होंने गाया। यही रीज़न है कि आज हम 65-70 साल के बाद भी उनको याद कर रहे हैं, और अगर आपने अच्छा काम किया है तो उसको बहुत देर तक उसको याद रखा जा सकता है। बेशक। इसी नोट पे आप सबका शुक्रिया प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए, और बल्कि प्रोग्राम बनने के लिए, बिकॉज मैंने तो लिटरली सिर्फ मॉडरेशन की है, सारी इन्फॉर्मेशन, सारी खूबसूरती तो आप लोगों ने ही भरी है आज के प्रोग्राम में। सो शो को क्लोज करेंगे सायरा जी आपसे फाइनल ट्रिब्यूट सुनते हुए, एंड थैंक यू सो मच अमन टू यू ऑल्सो, एंड रियाज भाई आप तो हैं ही अपने। बहुत शुक्रिया। सयोनी मेरा दिल तड़के, सयोनी मेरा दिल तड़के, सयोनी मेरा दिल तड़के, सयोनी मेरा दिल तड़के, दिल तड़के नाल अख पड़के, दिल तड़के नाल अख पड़के, सयोनी मेरा, सयोनी मेरा, सयोनी मेरा दिल तड़के, सयोनी मेरा दिल तड़के। करदा शरारती शरारतां बथेरियां, नी करदा शरारती शरारतां बथेरियां, बन गया हत्थां दियां चूड़ियां मेरियां, बन गया हत्थां दियां चूड़ियां मेरियां, कल चढ़वाइयां सन लड़ लड़ के, सयोनी मेरा, सयोनी मेरा, सयोनी मेरा दिल तड़के, सयोनी मेरा दिल तड़के। मूंह विच हस हस दिल खोलैंदा ए, नी मूंह विच हस हस दिल खोलैंदा ए, जेड़ी राह लंघा ते रामल वैंदा ए, जेड़ी राह लंघा ते रामल वैंदा ए, कहंदा गल सुन मेरी मां पड़ के, सयोनी मेरा, सयोनी मेरा, सयोनी मेरा दिल तड़के, सयोनी मेरा दिल तड़के। रखिया है माही दा संभाल के रुमाल में,
शरा शरा